We have the Honorable Minister of Port, Shipping and Waterways, Shri Sonowal ji, here with us today. Shri Shantanu Thakur, Honorable Minister of State for Port, Shipping and Waterways, is also here with us today. Shri Vijay Kumar, Secretary of the Ministry, and other senior officers are also here for this press conference. To begin today's proceeding, may I request the Honorable Minister to address the gathering. Sir. नमस्कार। हमारे परम आदरणीय मुंबई की पत्रकार बंधुगण, हमारी इस बैठक में अभी मेरे साथ है राज्य मंत्री हमारे शांतनु ठाकुर जी और सेक्रेटरी विजय जी और लक्ष्मण जी जॉइंट सेक्रेटरी और पालीवाल जी आईपीए के चेयरमैन। आप सबको मालूम है कि 27 तारीख से 31 तारीख तक हमारे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सिलसिले में महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और मुंबई की जनता के सहयोग से हम आज तक उसका सफल रूप दे पाई है और साथ साथ में आप लोगों को धन्यवाद देना होगा क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग की शुरुआत से ही। तो इसके लिए आज हम लोगों ने जो लक्ष्य तय की थी, आज उस लक्ष्य प्राप्ति के सिलसिले में हमने सफलता हासिल की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 11 साल के अंदर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुई है, ये सिर्फ इसलिए संभव हुई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मार्गदर्शन, जो उनकी कुशल नेतृत्व ने हमें रास्ता दिखाया और हमें नई नीति और नई कानून व्यवस्था, नई कार्यक्रम लेने की वजह से आज हम लोगों ने दुनिया की बाकी जो भी मैरीटाइम नेशन के हिसाब से जाने जाती है, इन देश का साथ आज मुकाबला करने के लिए हमारा आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ चुका है। और इस सिलसिले में मैं आप लोगों को कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने जो अपेक्षा की थी, आप लोगों को बताया था कि इस कार्यक्रम में कम से कम 1 लाख से अधिक फुटफॉल होंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन होंगे। ये आज तक पूरा हो चुका है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और 85 से अधिक देशों का डेलीगेट आ चुका है और एग्जीबिटर्स के हिसाब से 500 से अधिक एग्जीबिटर ने भाग ली है, मोर देन 500, और 600 प्लस एमओयू हुई है, वर्थ ओवर 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, which is dedicated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji yesterday. And हमारे अपने वेसल ओनरशिप के सिलसिले में, शिप ओनरशिप के सिलसिले में हमने जो लक्ष्य तय की है 40% ग्रोथ के लिए, इसमें सरकारी 437 वेसल को लक्ष्य हमने तय कर 2.2 लाख का एक मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लिए हमने कदम उठाई है। तो इसको भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल लॉन्च की है। और साथ साथ में हमारे 11 ग्लोबल लेवल के सीईओ कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन में भाग ली है और हिंदुस्तान में
उनकी तरफ से मैसिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए वादा की है। और साथ साथ में हमारी केंद्रीय सरकार की 8 मंत्री और 4 प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के माननीय गवर्नर और 11 स्टेट से 20 से अधिक मंत्री इस कार्यक्रम में भाग ली है और कुल मिला के 11 नंबर्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ने भी भाग ली है। हमारे इस कार्यक्रम में ग्लोबल इंडस्ट्री, खास करके जो डेलीगेशन आई है, सिंगापुर, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और मैनी अदर्स कंट्री से उन लोग आई है। और हमारे पार्टनर्स कंट्री सिंगापुर, नीदरलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया और डेनमार्क इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। हमारी जो भी एमओयू हुई है, अलग अलग डाइवर्स सेक्टर में हुई है, जैसे पोर्ट डेवलपमेंट, शिप बिल्डिंग, इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग and many more, covering sector like technology, green sustainability, maritime training, सिलसिले में एमओयू हुई है। और इसमें जो भी कंपनी ने साइन की है, सब लोगों ने यही कहा कि हर एमओयू को सही समय पे लागू की जाएगी। इसका जो भी 12 लाख करोड़ का जो अब तक एमओयू हुई है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने 8.5 लाख करोड़ का हम लोगों ने एमओयू की थे, उनमें से 5.5 लाख करोड़ being grounded. So this is the success story. MOU is not signed only for the sake of signing MOU, but it is meant for dedicated implementation, commitment to fulfill the promises. So this is the spirit of signing MOU in this particular event. And as you all know, Honorable Prime Minister has given 2 visions. One, India Maritime Vision 2030, the others, India Amrit Kal Vision 2047. For both the vision, we have certain target in the different vertical, right from cargo handling, port capacity, and ship ownership, port modernization, mechanization, digitization, institution, research, development, training, upskilling, reskilling, technology, design, in all the verticals, shipbuilding, ship repairs, ship recycling. So, in all this vertical, we are committed to enhance our capacity and capability so that India can be competent enough to handle any kind of eventuality in this particular sector with successful achievement. So I believe, respected journalist friends, you all know that this ministry is the largest transport of the country. We are to handle 90% exempt cargo and 70% by value. So that is why we understand to what extent we are to shoulder the responsibility of the nation. And in that particular bigger spirit, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and his vision and his untiring effort, innovative ideas, and most modern policy program, which has empowered this ministry to come up with ace. And this has not only empowered but also given a lot of confidence. Now everyone in these sectors, even the private stakeholder also, they have expressed their highest level of confidence in our leadership, Honorable Prime Minister leadership. That is why yesterday the interactive session with the global CEO was so healthy
every global CEO has expressed highest level of satisfaction, and they promised that they will make their massive investment in the future, near future. So this is the growth story of this particular ministry under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. And we are especially thankful to Honorable Prime Minister for his very, very positive, not only participation, cooperation, and his blessing, his support, sympathy, and also we are thankful to Honorable Home Minister who has inaugurated this important session along with the Honorable Governor of Maharashtra, Chief Minister of Maharashtra, Chief Minister of Gujarat, Chief Minister of Odisha, Chief Minister of Goa, and Deputy Chief Minister of Maharashtra. We are very much thankful to them also. And also the Union Ministers, right from Nitin Gadkari ji, and Hardeep Singh Puri ji, Mansukh Bhai Mandavia ji, and many others who have, Kiran Rijiju ji, they have all come physically and bless us and grace the occasion along with the other ministers. We are also thankful to the state government, different state government of the country, and also the ministers who have come and graced the occasion and attended the different business session. And I believe that is how, with the support of each and everybody of the country and also leading maritime nation of the world, this particular event became a grand success and created a global benchmark. You can consider it one of the largest global maritime summit in the world because of the numbers of participation and people's particularly cooperation, and also the volume of agreement we have signed here, and the ambition, whatever has been set, is very clear that India going to become one of the superpower in the maritime sector. Thank you. Dhanyavad, sir. Now I open the floor for the questions. Yeah, Shama, आपका परिचय. आपने जो 12 लाख करोड़ का MOUs बोला है, इसमें से सबसे बड़ा MOU कौन सा हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, and second, what role India would be playing in shaping the global maritime governance, especially in the Indo-Pacific region? तो इसमें जो हमारे MOU की वैल्यूज़ हैं, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ऑन इंग्लिश हिंदी. So as the Honorable Minister has explained, they are spread across sectors. So 30% of these MOUs are for port development and port modernization, 20% towards sustainable green shipping and green ports, 20% towards shipping and shipbuilding, 20% towards port-led industrialization, and 10% toward basically trade, business, and skilling. This is the broad distribution of the MOUs. Now, coming on the role that India is going to play in the International Maritime Order, we are continuously engaged with the International Maritime Organization. We just had a meeting with the representative who was here actually. So India actively participates in all the meetings, and there is soon going to be a General Council meeting in November, where India is involved deeply in shaping the maritime agenda for all times to come. Thank you. जी, आपका परिचय. Sunita Shekhar from The Hindu. Sir, you had mentioned about 8.5 lakh crore was signed in the last summit, out of which we had a grounded of value of 5 lakh crore. Can you elaborate a bit on how much was realized from the last summit? The actual implementation. No. Yeah. So, first of all, kindly, all of you, we have a gathering of very informed journalists here, and all of you know about the maritime sector. Maritime sector projects are long gestation. Investment comes in, it takes time to get invested. However, already 60% of the MOUs which were entered in the last Maritime Summit, they have actually been grounded. So that money has already started coming in. This money comes over a long gestation period. But once they are grounded means that money is committed, that money is coming.
So that pipeline is already started moving. Yeah. Like, for example, as we all know that 13th port of the nation, which in terms of capacity will be among the top 10 in the world, that is coming up at Vadhavan. Now there, to ground such a big project, you need environmental clearances, you need to have proper access to the site and all that. So that all has been sorted out. And now, as you know, that the basic tenders are out. So as explained by Honorable Minister and respected Secretary, sir, the commitment has happened. Government is committed to this many thousand crores. Expenditure will keep on happening over the period. It's going to come in phases. Yeah. Hello. Myself, Rupsen Umrani, sir, Maharashtra Janasatta News, Mumbai. Yesterday, our Honorable Prime Minister addressing this one, India Maritime Week, that one, the 17 crore award love something and 1200 lakh crore investment and 600 you have signed that one. And you have told me to get Amrit Kal is 1947, that one, how you look up to the youth and that one job also, and how you look up to the nation in 1947. Yeah, 47. Just I want to cite out one example. Vadhavan Port will create job opportunity directly and indirectly more than 12 lakhs alone. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मंत्रालय जो भी काम करते हैं वहाँ 6 गुना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. तो इसलिए in the next journey of the 22 years, particularly to arrive in 2047, we have another 22 years left. In this period, we'll create millions of job opportunities. Shipbuilding, ship repairs, ship recycling, and all other ecosystem clusters everywhere, because the equipments required for shipbuilding. For a ship, bigger ship, to build a bigger ship, you need 5,000 numbers of equipment. And those equipment will have to be manufactured in India. That is why clusters are being planned out. And in all the cluster in and around, because otherwise you will never be self-reliant. We want to Atmanirbhar Bharat. आत्मनिर्भरता के लिए हम सारा कार्यक्रम प्रस्तुत की है. और भविष्य में जहाज बनेगा, पार्ट बनेगा, रिपेयर यहीं होगा, सब कुछ यहीं होगा. यही लक्ष्य है अमृतकाल विजन का, यही लक्ष्य है मैरीटाइम इंडिया विजन का. तो इसलिए ऐसा ही एक इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. To add to what Honorable Just Minister one said, Sir, as Honorable Minister has already explained in detail, shipbuilding has a multiplier effect in the economy. Every rupee we invest leads to 6 times the investment in ancillary ecosystem. And coming to your specific question about the 70,000 crore package that the Honorable Prime Minister announced, it will unlock 4.5 million GT of tonnage, which will create 30 lakh jobs. So this is the package. Otherwise, as the Honorable Minister has explained, the entire ecosystem will get more and more jobs directly and indirectly. to add to what Honorable Minister said, today we had this session on human capital, right? There we could see that our share in the number of seafarers was in single digits, that too towards the lower side. But the sustained effort to increase that has now made it to 12%. And our goal, our vision is that by MIV 2030, we should make it 12%, 20%, right? So in each direction, work is happening. Sir, I am Pranjal. Namaste sir, I am Pranjal from Protect in Time, Assam. इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में ये देखा गया है कि सिर्फ सी में जितना फोकस किया गया है, रिवर में भी इतना ही फोकस है. तो नॉर्थ ईस्ट और अदर जो रिवर एंड कनेक्शन है सागरमाला का थ्रू में, तो क्या आपको कैसा एक अनुभव है कि आने वाला दिन में सिर्फ सागर ही नहीं, जितने भी रिवर है ये भी एक अच्छी तरह से कनेक्ट होगा और देश की विकास में
ये जो रिवर रूट थ्रू सी बनाया गया है वो देश के लिए इतना ही इम्पोर्टेंस एक फोकस एरिया होगा? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 40,000 करोड़ का एमओयू में साइन की है। ये निवेश इसके लिए किया जाएगा ताकि हमारे जलमार्ग में, पर्टिकुलरली राष्ट्रीय जलमार्ग में जो शक्ति है, इस शक्ति को उजागर करने के लिए, शक्ति, संपदा और संभावना को सही उपयोग करने के लिए अगले दिनों में 40,000 करोड़ का निवेश होगा। Yeah, very good afternoon to the Minister and the Secretary, sirs. Yeah, here. Just I want to understand. Yeah, I am Ajay from Bangalore. Just I wanted to know the overview of the in future events. If look like past, it's look like biennial event it's happening, but it's not officially confirmed. So in respect to the participant of larger global audience, how in going forward it will be taken forward, whether it's annual, biennial, any flagship, and the Mumbai venue and dates, it's permanently fixed or it will be taken to other parts of the country. Yeah, thank you. Till now, Mumbai is the national choice, and the geographical location is advantageous, and it would be biannual. Yes, hello. Sir, I am Manisha Joshi from Sudarshan News. सर मेरा एक प्रश्न है, देश के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कोई अभ्यास केंद्र शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयरिंग के लिए ऐसा कोई ऐसे कोई उद्देश्य से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर देश के युवाओं के लिए ऐसा कोई संदेश उनको देना चाहेंगे कि इस तरह से वो लोग इसके अभ्यास केंद्र में जुड़ सके आगे के लिए? इस बार मैं एक बात उल्लेख करना चाहता हूँ। इस बार आप लोगों ने देखी होंगे विद्यार्थियों का भीड़, ये बहुत बड़े एस्पेक्ट है ये जो कार्यक्रम का। That means the young generation are attracted to this particular sector. They are trying to know what is this, what is ship, how it's run, who run, how it is operated. All these things, inquisitiveness, to learn more and more. That रुचि बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले 11 साल की जो विकास उन लोगों ने देखी है और इस सेक्टर में बचे हुए भविष्य को उन्होंने पहचान ली है और लोगों का बीच में चर्चा का बिंदु बन चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी आईएमओ की तरफ से एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने, हाँ, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, उन्होंने भी कहा आफ्टर विजिटिंग he has expressed highest level of satisfaction, particularly by noticing the young generation moving from one pavilion to the other pavilion. That is the reflection of the future faster growth of India, because India is the youngest nation in the world. युवा पीढ़ी को हमको सशक्तिकरण बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में जो कार्यक्रम लागू की है, इसके वजह से वो जाग उठा है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। सर और एक प्रश्न है सर इसी से जुड़ा, दक्षिणी छोर में जो है समुद्री किनारा बहुत सारे हैं और वहाँ से जो है प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे हैं इस इंडिया मैरीटाइम वीक में, क्या कहना चाहेंगे? सीएम भी जो है नहीं आए, नहीं पहुँचे हैं, क्या कोई नाराजगी है या फिर? सब लोगों का पार्टिसिपेशन हुई है, कोस्टल स्टेट सबका उपस्थिति थी, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, every coastal state they have participated with their bigger delegation. ये हालांकि आपका राजनीतिक सवाल था, पर मैं भी इसमें आपको सिर्फ तथ्य बताना चाहूँगा। अवसर के तौर पर मैं केवल तथ्य बता सकता हूँ। मैं तमिलनाडु से हूँ, वहाँ के उद्योग मंत्री आए थे, वहाँ के हाईवेज और माइनर पोर्ट्स के मिनिस्टर आए थे, और आंध्रा से माननीय मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वहाँ साइक्लोन आ गया, नहीं तो उनके आने का भी था। यहाँ पर कर्नाटक के मंत्री भी थे, तो शायद ये तथ्य आपकी जानकारी में नहीं आ पाए हैं, बाकी रिप्रेजेंटेशन था।
Hello, sir. Hello, sir. My name is Chetna and I am from DC News India. मेरे सर दो सवाल है. हम डे वन से सुन रहे हैं कि हम शिप बिल्डिंग, शिप को रिसाइकलिंग करने वाले हैं, देश में ही जो भी है बनने वाला है. तो सर पहला सवाल कि इस पूरे वीक में अब तक कितने MOU शिप रिसाइकलिंग को लेकर साइन हुए हैं, मुझे उसके डेटा थोड़े से मिल जाते तो. और सर और एक सवाल है कि अगर हम शिप बिल्डिंग कर रहे हैं तो ऐसी अभी एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी समस्याएं बन रही है, जिसमें शिप के रेसिड्यू से मैरीटाइम लाइफ को काफ़ी तकलीफ हो रही है. फॉर एग्जांपल फिश और इन लोग के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है. तो हम अपने इस शिप बिल्डिंग में कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैक्टर ऐड कर रहे हैं क्या, कि जिससे ये रेसिड्यू से मैरी लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट कम हो? इसमें जो है जो शिप रिसाइकलिंग पर्टिकुलरली जो आप बात कर रहे हैं, they are governed by very strict international conventions. There is a very strict international convention called Hong Kong Convention. और हमारे मेजॉरिटी शिपयार्ड हमारे जो हैं वो अब उससे कंप्लायंट हैं. इनफैक्ट यही हमारा एडवांटेज है हमारे कंपटीटर के साथ में, कि जो हमारे जो शिपयार्ड्स हैं रिसाइकलिंग के लिए अलंग के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कंप्लायंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड देयर नंबर इज इंक्रीजिंग. So that is how we are competing against the other countries, and we already are amongst the top ship recyclers in the world. Just to add to that, L&T Shipyard, the biggest private shipyard in the country, is located in northern Tamil Nadu. It follows the policy of zero discharge. So I think that itself says enough about how environment and marine life is taken care. Sir, I'm Dhruvak from Business Standard. I have two questions. One, just wanted to understand, based on the discussions yesterday that the global CEOs had with the Prime Minister, one, in terms of the investments that the global CEOs and global companies have committed, if there could be some explanation on what kind of investments are these? Will this be in shipbuilding? Will this be in establishing shipping lines? What is the scale of investments they've committed? If there are any policy recommendations that these companies have given in terms of having a more conducive atmosphere to invest in India. And the second question is, the IMO representation was here as well. And earlier this month, there was an IMO net zero vote where where the net zero framework vote was delayed by a year. So just wanted to understand how much does India is already preparing for a net zero framework. There's a green shipping framework in works right now. So how much does this set a global consensus back in terms of having a global agreement on net zero, and what is India's strategy going forward? जो आपका जो पहला प्रश्न था, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो कल जो इवेंट हुआ ग्लोबल, okay, so the event which was held yesterday where the honorable prime minister had discussion with the 11 global CEOs. They represent different sectors of maritime sector. So they were from basically ports, port modernization, port operators, dredging operators, shipbuilding sectors, maritime services, shipping management services, scaling services, construction, shipbuilding, construction basically component part of it. So in almost all the areas, they promised, they actually committed to invest, and in fact, they all appreciated the current policy initiatives taken by the government under the leadership of Honorable Prime Minister. They expressed satisfaction with that, and they outlined their plans to invest in India. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.